हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मर्डर के बारे में देखेंगे। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कल्पेबल होमिसाइड के बारे में डिस्कस किया था, जो इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम मर्डर के बारे में देखेंगे। बीएनएस का सेक्शन 101 मर्डर के बारे में बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder. ये जो नीचे अपवाद लिखे हुए हैं, इन अपवादों को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध हत्या है। If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, जो हत्या है वो हत्या के इरादे से की गई थी। जो एक्ट किया गया है वो इस तरीके का किया गया है कि उससे इस आशय के साथ किया गया है कि इस एक्ट से हत्या ही करनी है। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द अफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड, यदि उसका एक्ट इस तरीके का है जिससे मृत्यु की गई है, उसे इस तरह की शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है या इस तरीके की उसको बॉडीली इंजरी देने की इंटेंशन है कि जिससे अफेंडर जानता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु होनी संभव है। मतलब वो किसी दूसरे पर्सन को, अफेंडर जो है वो किसी दूसरे पर्सन को इस तरह की बॉडीली इंजरी कॉज करता है कि इस तरह की बॉडीली इंजरी से इस व्यक्ति का मर जाना निश्चित है। सी पॉइंट कहता है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. कार्य इस तरीके का किया गया है, इस तरीके की क्षति उस अपने कार्य के द्वारा इस तरह की शारीरिक क्षति यानी कि ऐसी बॉडीली इंजरी उससे पहुंचाई गई है जिसमें साधारण अनुक्रम में यानी कि सामान्य रूप से इस तरीके की इंजरी हो जाने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। ठीक है, ऐसी बॉडीली इंजरी इस इंटेंशन के साथ कॉज की गई है कि मैं इसको इतना मारूंगा या इसको इतना हर्ट करूंगा कि इसकी डेथ हो जाएगी। डी कहता है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड नोज दैट इट इज so imminently dangerous that it must in all probability cause death, such bodily injury as is likely to cause death, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. अब व्यक्ति को इस तरीके का एक्ट किया जा रहा है कि उससे उसकी मृत्यु हो गई है और वो इतना खतरनाक, इतना इमिनिएंट डेंजरस का एक्ट है और जिससे मतलब इतनी इमिनिएंट डेंजरस में उसको रखा गया है कि पूरी संभावना, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इससे व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी या इस तरीके की बॉडीली इंजरी हो जाएगी उसको कि जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। और इस तरीके का एक्ट किया जाता है बिना किसी एक्सक्यूज के और उसको इस तरीके के रिस्क में रखा जाता है जिससे ऐसी इंजरी हो जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशंस आते हैं। ए इलस्ट्रेशन कहता है ए शूट जी विदाउट इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। ए जी पर गोली चलाता है इस इंटेंशन के साथ जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, जी मर जाता है, ए ने हत्या का अपराध किया है। बी इलस्ट्रेशन ये कहता है ए नोइंग दैट जी इज लेबरिंग अंडर अ सच डिसीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए जानता है कि बी जो है, मतलब जी जो है, वो एक ऐसे रोग से, ऐसे डिसीज से ग्रस्त है कि अगर उस पर थोड़ा सा वार किया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। and strikes him with the intention of causing bodily injury, Z dies in consequence of the blow, A guilty of murder. Although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of person or sound state of
हेल्थ। ए जी पर इस तरीके से स्ट्राइक करता है कि वो उसको पता है कि ये एक डिसीज से सफ़र कर रहा है और उसको वो उसी पर वार कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर ए को जो है गिल्टी बताया जाता है मर्डर के लिए, जबकि जो उसका वार था, जो उसका ब्लो था, वो इस तरीके का नहीं था कि इतना सफिशिएंट नहीं था कि ऑर्डिनरी कोर्स में एक नॉर्मल इंसान के जो बीमार नहीं है उसके मारा जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। बट इफ ए नॉट नोइंग दैट जी इज लेबरिंग अंडर एनी डिसीज गिव्स हिम सच अ ब्लो as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health. Here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder. If he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ए नहीं, लेकिन अगर यदि ए नहीं जानता था कि जो जी है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो इसको तब मार देता है ऑर्डिनरी कोर्स में एक सामान्य अनुक्रम में, जिससे उसको ये लगता है कि जो जी है वो एक साउंड हेल्थ का, मतलब उसको कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ ए जो है वो एक बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहता था, लेकिन तो वो यहाँ पे बॉडीली इंजरी के लिए लायबल हो जाएगा, मर्डर के लिए नहीं। अगर वो उसकी इंटेंशन नहीं थी उसकी मृत्यु करने की या उसको इस तरीके की बॉडीली इंजरी पहुंचाने की जिससे ऑर्डिनरी कोर्स में उसकी मृत्यु हो जाए। इसका एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पर। एक्सेप्शन फर्स्ट ये कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident provided that the provocation is not. Culpable homicide is not murder. Culpable homicide जो है वो हत्या नहीं है यदि offender डिप्राइव किया जाता है पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से, यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से अपने आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है, यानी कि जो उसकी सेल्फ कंट्रोल पावर है वो गुस्से और मतलब प्रकोपन के कारण से वो वंचित हो जाता है। कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, और वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जिसने उसे प्रकोपन दिया, या कॉजेज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, या वो किसी मतलब अगर उसने कल्पेबल होमिसाइड जो है यानी कि आपराधिक मानववध तब हत्या नहीं की कोटि में नहीं आएगा अगर हमने किसी को उकसाकर या गुस्सा दिलाकर उसकी मृत्यु कारित करवाई है, या हम किसी को कुछ उसके घर परिवार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जिससे वो गुस्से में आ गया, उसने अपने ऊपर से अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उसने तब मर्डर कॉज कर दिया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, लेकिन यहाँ पर जो प्रकोपन है उसको जो प्रोवोक किया गया है वो कैसा नहीं होना चाहिए वो बताया गया है। sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing, doing or any harm to any person, जो उसने खुद ना प्रोवोक किया हो अपने आप को कि वो उसकी कुछ गंदी गंदी बातें सोच रहा हो, या उसने मुझे उस दिन उसने गाली दी थी, इसने मेरे साथ ही साथ किया था, आज इसे बताऊंगा, आज अपने आप ही उसने प्रोवोकेशन ना लिया हो। given by anything done in the obedience to the law or by a public servant the lawful exercise of the powers of such public servant, जो प्रोवोकेशन है वो उसे मतलब कोई विधि का पालन कर रहा है, लॉ का पालन कर रहा है, जैसे पुलिस वाले हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, उन्होंने बोला है आपको इधर से नहीं जाना, इधर से रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी जो ऑफेंडर है वो ये कह रहा है नहीं मैं तो इधर से ही जाऊंगा, इधर से ही जाऊंगा, पुलिस वाला उसको रोकता है, मना करता है, या उसको धक्का कर मारता है कि नहीं इधर से नहीं जाना, उधर से जाना, वो उस चीज़ पे गुस्से में आके पुलिस वाले की हत्या कर देता है, तो इस तरीके का एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा। या कोई पब्लिक सर्वेंट अपना लॉफुल काम कर रहा है और उससे तब एक्सक्यूज़ हो जाए कि जज ने तो उसको फांसी की सज़ा सुना दी क्योंकि उस सारे सबूत उसके खिलाफ थे, वो जज को ही मार देता है कि तुमने मुझे फांसी की सज़ा क्यों दी, मैं इनोसेंट हूँ, नहीं। पब्लिक सर्वेंट अगर कोई
लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है या लॉ का ऑबिडेंस कर रहा है और उससे प्रोवोकेशन होता है तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। सी कहता है गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो लॉफुली किया जाता है अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में, जो किया जाता है प्राइवेट डिफेंस में, कोई एक्ट किया जाता है, उससे गुस्सा ना आया हो। एक्सप्लेनेशन इसका ये कहता है कि वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, किसी भी ऑफेंस को कि वो मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, ये तथ्यों पर निर्भर करता है, विधि पर नहीं। इसमें केस है कि एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बहुत लैंडमार्क केस है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रिलेटेड केस है ये। जो आपने रुस्तम मूवी अगर देखी होगी तो वो के एम नानावती केस पर ही बनी हुई है। एक्सेप्शन 2 कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द अफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ private defense of person or property exceeds the power given to him by law and the causes death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation, without any intention of doing more than harm is necessary for the purpose of such defense. culpable homicide murder नहीं है अगर offender गुड फेथ में प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज़ करता है पर्सन और प्रॉपर्टी के लिए, अपनी पर्सन और प्रॉपर्टी की डिफेंस के लिए, और उसको जो पावर लॉ के द्वारा दी गई है उसको एक्सीड करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बिना चिंतन के, और लेकिन उसकी इंटेंशन भी इस तरह की नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की अपना डिफेंस करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 3 कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट acting for the advancement of public justice exceeds the power given to him by law and causes the death of by doing an act which he is in good faith believes it to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। culpable homicide murder नहीं है यदि offender पब्लिक सर्वेंट रहते हुए कार्य करता है या पब्लिक सर्वेंट की एड करता है फॉर द एडवांसमेंट, पब्लिक जस्टिस के एडवांसमेंट के लिए, और ऐसे करने में वो अगर अपनी पावर जो उसको लॉ द्वारा दी गई है वो एक्सीड कर देता है, उस पावर को थोड़ा उस शक्ति से आगे बढ़ जाता है, एंड कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, और ऐसा एक्ट करते हुए वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, अपने आप को लॉफुल अपने एक्ट को लॉफुल समझते हुए गुड फेथ में रहते हुए कर देता है, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए ऐसा काम कर देता है। तो ऐसा पब्लिक सर्वेंट और बिना किसी इलविल इंटेंशन के, किसी बुरी नीयत के बिना वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। उसको लगता है कि मैं पब्लिक जस्टिस के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट की मदद करते हुए या पब्लिक सर्वेंट रहते हुए ऐसा कार्य करता हूँ, तो उसका एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 4 ये कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन अ सडन फाइट। कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर कब नहीं होगा, यदि वो कमिट किया जाता है विदाउट प्रीमेडिटेशन, बिना किसी चिंतन, पूर्व चिंतन के, अचानक झगड़े में, इन द हीट ऑफ पैशन, अपॉन अ सडन क्वेरल एंड विदाउट द ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। यानी कि अचानक से कोई आवेश में आके, किसी तीव्रता में आकर वह अचानक लड़ाई में बिना कि पूर्व चिंतन किए अपराधी का कोई अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अपराधिक रीति से कार्य किए बिना किया गया है। मतलब कि उसका कोई मन नहीं था, उसकी कोई आशय नहीं था किसी तरीके का झगड़ा करने का, या उसको एकदम से आपस में कोई बातें चली और फिर गर्मा गर्मी से इस तरीके से माहौल बन गया कि उनके बीच में फाइट हो गई, वो गुस्से में आ गया, अचानक से कोई झगड़ा हो गया, और ऑफेंडर ने ये भी नहीं सोचा था कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा पर्सन का, ना ही कोई उसने क्रूल एक्ट किया है, एक ना ही कोई अनयूजुअल मैनर हुआ है, और इसी बीच में वो उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मृत्यु में, हत्या के अपराध में नहीं आएगा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहता है कि इट इज़ अमेटेड इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट।
इस तरीके के केसेस में ये बात जो है वो तत्वहीन है, ये मैटर नहीं करता कि किस पार्टी ने प्रोवोकेशन किया और किसने पहले हमला किया। एक्सेप्शन 5 है इसका, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of the death with his consent। यहाँ पर culpable homicide हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है, उसकी हत्या की गई है और वह 18 साल से ऊपर का था किसी और वो मृत्यु के रिस्क को लेने के लिए अपनी खुद कंसेंट देता है, तो यहाँ पर उसका व्यक्ति का अफेंडर का किया गया कार्य जो है वो हत्या की कोटि में नहीं, कल्पेबल homicide आपराधिक मानववध की कोटि में आएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, ए बाय इंस्टिगेशन वॉलंटरली कॉजेज जी अ चाइल्ड टू कमिट सुसाइड। ए जो है वो एक चाइल्ड को क्या करता है, इंस्टिगेट करता है आत्महत्या करने के लिए। हियर इज ऑन अकाउंट ऑफ जीज यूथ, यहाँ पर जी की कम उम्र होने के कारण ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट टू हिज ऑन डेथ एंड ए हैज़ देयरफॉर अबेटेड मर्डर। यहाँ पर जो जी है वो क्या करता है, वो अपनी मृत्यु की कंसेंट देने के लिए, अपनी मृत्यु करने के लिए इनकेपेबल है क्योंकि वो 18 साल से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ने जो है वो मर्डर के लिए अबेट यानी कि हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। इसमें आगे केस आता है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 CRLG 548। The accused had failed an examination for 3 successive years. He was upset and decided to end his life. He informed his wife, who was 19 years of age and was a illiterate woman. His wife said to kill her first before killing himself. He killed his wife, but she was saved by others. He is guilty for committing culpable homicide not amounting to murder as she consented. यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अक्यूज़ है वो 3 साल से लगातार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा था। वो इस बात से बहुत दुखी और परेशान हो गया और उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा। उसने ये बात अपनी बीवी को बताई कि मैं अपनी हत्या करने जा रहा हूँ, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उसकी बीवी की उम्र कितनी थी? 19 साल थी, जो कि एक पढ़ी लिखी वुमन थी। वो क्या करती है, उसकी वाइफ उसे ये कहती है कि अपने आप को मारने से पहले तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तो ही किल्ड हिज वाइफ बट शी वाज सेव्ड बाय अदर्स। वो क्या करता है, वो अपनी बीवी की बात को मान लेता है, पत्नी की बात को, और अपने से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा बचा ली जाती है। तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, ही इज गिल्टी फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड, वो यहाँ पर आपराधिक मानववध के लिए दोषी है, ना कि हत्या के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी जो कि बालिग थी, 18 साल से ऊपर की थी, उसने खुद कंसेंट दी थी। इसमें कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जो कार्य किया जा रहा है, मृत्यु करने का जो कार्य किया जा रहा है, वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाना चाहिए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। इस आशय से किया जाना चाहिए कि इस तरीके की शारीरिक क्षति पहुंचाई जाएगी जिससे मृत्यु को कारित होना संभव है। इसमें अगला केस यह आता है कि गौरीशंकर केस 1918 का केस है ये। बी एडमिनिस्टर्ड आर्सेनिक पॉइजन टू डी, अ बॉय ऑफ 9 years, with the object to preventing the father of the boy from appearing as a witness against him. It was held that B was guilty of murder. B जो है वो क्या करता है, एक 9 साल के लड़के यानी कि डी को जहर दे देता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके फादर को कोर्ट में पहुंचने से रोकने के लिए, जिससे कि वो अफेंडर के अगेंस्ट गवाही ना दे पाए। तो यहाँ पर क्या है, बी जो है वो हत्या के लिए दोषी है। इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये है कि जो इंजरी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, वो इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वो मृत्यु कारित करने के लिए, एक सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ए इंटेंशनली गिव्स जी अ स्वॉर्ड कट और क्लब वुंड
sufficient to cause the death of the man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. A is guilty of murder although he may not have intended to cause Z death. यहाँ पर जो A है वो क्या करता है, वो Z को एक तलवार से काटता है और उसको इस तरीके के घाव देता है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। और इसके कॉन्सिक्वेंस में यानी कि इसके परिणाम में क्या होता है कि जी मर भी जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए हत्या के अपराध के लिए दोषी है, चाहे वह उसकी जी की हत्या करना चाहता हो चाहे ना चाहता हो। नॉलेज ऑफ इमिनेंटली डेंजरस एक्ट, उसको इस खतरनाक एक्ट का ज्ञान होना। इसमें केस है नगाबा 2 FIAIR 1921 LB 26। ये केस कहता है कि स्नेक चार्मर प्रोफेस बाय टैटूइंग टू रेंडर। इस केस में ये बताया गया है बेसिकली कि जो एक सपेरा होता है वो ये कहता है कि आप ये टैटू गुदवाएं और ये टैटू जो है वो आपको सांप के जहर से प्रोटेक्ट करेगा, और आप मेरी बात पर विश्वास करने के लिए टैटू गुदवा कर सांप से कटवा कर देखें तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, डी जो है वो टैटू बनवा लेता है और सांप से कटवा लेता है, तो उसमें क्या उसकी डी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो ए है, जो सपेरा है, वो मर्डर के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट केस इसमें भारत केस 1920-23 GLG 179। The accused offered a child to crocodile under a superstitious but bona fide belief that the child would be returned unharmed, but the child was killed by the crocodile. Guilty of murder. Accused जो है वो एक मगरमच्छ को, एक बच्चा उसको ऑफर कर देता है कि मगरमच्छ इस अंधविश्वास में रहते हुए, और उसको ये विश्वास होता है, मतलब विश्वास के ये अंधविश्वास ही होता है उसका, कि जो ये मगरमच्छ है वो इस बच्चे को कुछ नहीं करेगा, वो इसको वापस कर देगा। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो अक्यूज है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। वो मगरमच्छ को इसलिए देता है कि मगरमच्छ ये जो है इस बच्चे को खाएगा नहीं इस अंधविश्वास में और उस बच्चे को लौटा देगा, लेकिन मगरमच्छ जो है वो उस बच्चे को खा जाता है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अक्यूज लायबल हो जाता है। R versus Govinda 1876, the distinction between section 299 and 300, now section 100 and 101 of the BNS। ये 299 और 300 IPC के सेक्शन हैं जो अब BNS में क्या हो गए हैं, 100 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड, 101 यानी कि मर्डर। Was made clear by the Justice Melville in this case. In this case, the accused knocked his wife down, put one knee on her chest, struck her 2 or 3 violent blows on her face with the closed fist, producing extravasation of blood on the brain, and she died in consequence, either on the spot or very shortly afterward. There being no intention to cause death and bodily injury not being sufficient in the ordinary course of nature to cause death, accused was liable for culpable homicide not amounting to murder। यहाँ जो अक्यूज है वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को जमीन पर गिराकर उसकी चेस्ट के ऊपर अपना घुटना रख के और उसके मुंह पर 2-3 घूंसे यानी कि मुक्के मारता है। और इससे क्या होता है, उसका काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है जो ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है और वो मर जाती है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है उसकी वाइफ की। यहाँ पर अक्यूज की इंटेंशन नहीं थी उसकी मृत्यु करने की, और ना ही उसकी जो उसके द्वारा दी गई जो बॉडीली इंजरी थी वो इस तरीके की थी कि सामान्य अनुक्रम में एक ऑर्डिनरी कोर्स में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तो यहाँ पर अक्यूज को कल्पेबल होमिसाइड के लिए यानी कि आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया, ना कि मर्डर के लिए। नेक्स्ट केस है इसमें एम्परर वर्सेस धीरजा, AIA 1940, ऑल इंडिया 486। A young village woman left her home with her 6-month-old baby in her arms in accounts of her husband's ill treatment. After some time, her husband went out in pursuit of her, and when she heard him coming after, she turned round in a panic, ran in short distance with the baby and jumped into an open well. Baby died, woman was rescued and suffered minor injury. She was charged with murder of her child and attempt to commit suicide. It was held that intention to cause the death of the child could not attribute to her, though she must be attributed with the knowledge, but the panic into she was thrown on seeing her husband pursuing her was liable for culpable homicide not amounting to murder। यहाँ पर एक यंग विलेज वुमेन थी, एक युवती थी, वो अपने पति के दुर्व्यवहार से परेशान होकर अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर घर से
घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि उसका पति उसका पीछा कर रहा है उसके पास आने के लिए, और वह ऐसा उसको आवाज़ लगाता हुआ आ रहा है उसके पीछे। वो ये सुन लेती है और ऐसा देखकर वो क्या करती है कि वो भाग जाती है, पैनिक हो जाती है। उस सिचुएशन में वो भाग जाती है और शॉर्ट डिस्टेंस में वो अपने बच्चे को लेकर एक कुएं में कूद जाती है। उसका बच्चा मर जाता है, लेकिन वो बचा ली जाती है। उसे कुछ छोटी-मोटी चोटें ही आती हैं। वो यहाँ पर अपने बच्चे के मर्डर के लिए चार्ज की जाती है और कल पे अपने कमिट सुसाइड के लिए, यानी कि अपने आत्महत्या के प्रयास के लिए उसको चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि an intention to cause the death of child could not be attributed to her, though she must be attributed। यहाँ पर जो उसका इंटेंशन था वो अपने बच्चे की हत्या कारित करने का नहीं था, ठीक है, और इसलिए उसको एट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उससे थोड़ा रियायत दी जाती है इस नॉलेज के साथ कि उसने ये जो सब किया, एक्ट किया कुएं में कूदने का, वो एक पैनिक सिचुएशन में किया कि अपने पति को उसका पीछा करते हुए। उसको ये लगा था कि मेरे पति ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे वो फिर से मारे पीटेगा। इससे ही बचने के लिए वो कुएं में कूद जाती है। तो यहाँ पर उस महिला को कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया, ना कि हत्या के लिए। सेक्शन 102 बीएनएस का कहता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन person whose death was intended. If a person by doing anything which he intends or knows is to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, मतलब उसकी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की आशा करता है, मतलब उसकी इरादा है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, और वह जानता है कि उसके इस एक्ट के द्वारा मृत्यु कारित होना संभव है, वह कल्पेबल होमिसाइड का अपराध करता है बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी और व्यक्ति की मृत्यु करके, हुज डेथ ही नीदर इंटेंड्स, जिसने उसकी डेथ को ना तो इंटेंड किया था या आशा नहीं की थी कि मेरे इस एक्ट की वजह से इसकी मृत्यु हो, ना ही वह जानता था कि मेरे इस एक्ट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द अफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कहा जाएगा कि अपराधी ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, और उसका जो आपराधिक मानव वध है वो इस तरीके का आपराधिक मानव वध माना जाएगा कि इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ, जैसे कि वो उसी की ही हत्या करना चाह रहा था और वह जानता था कि इसके इस कार्य से उसी की हत्या होगी। सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर हत्या के लिए दंड की बात करता है। Whoever commits murder shall be punished with death, imprisonment for life and shall also be liable to fine। जो हत्या का अपराध करता है उसे मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लोज 2 कहता है when a group of 5 or more person acting in concert commits murder on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का समूह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है किन आधार पर, रेस के, कास्ट के, कम्युनिटी के, सेक्स के, प्लेस बर्थ के, लैंग्वेज के या अपने पर्सनल बिलीफ के आधार पर किसी व्यक्ति की मेंबर मृत्यु कारित कर देता है, तो उस ग्रुप का ईच मेंबर यानी कि हर एक व्यक्ति पनिश किया जाएगा मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने से। सेक्शन 103 का जो क्लोज 2 है वो मॉब लिंचिंग की बात करता है, जिसे हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। सेक्शन 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। Whoever सेक्शन 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट की बात करता है। Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or imprisonment for life which shall mean the remainder of that person natural life। अगर मर्डर किया जाता है किसी लाइफ कन्विक्ट व्यक्ति के द्वारा, किसी को पहले ही आजीवन कारावास मिला हुआ है और उसी ने ही किसी का मर्डर कर दिया है,
ठीक है। जेल में कह सकते हैं कि जेल में किसी व्यक्ति को पहले ही वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको पनिशमेंट मिली हुई है और उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर उसका दंड क्या होगा? वो पनिश किया जाएगा मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से, जो उसकी पर्सन की रिमाइंडर नेचुरल लाइफ बची कुची पूरी जिंदगी तक होगी। सेक्शन 105 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। यह आपराधिक मानव वध के दंड की बात करता है जो मृत्यु की श्रेणी में नहीं आता। Whoever commits culpable homicide not amounting to murder, जो कोई आपराधिक मानव वध का अपराध करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता, shall be punished with imprisonment for life, उसको आजीवन कारावास या imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, या 5 साल या जो एक्सटेंड यानी कि जो बढ़ाया जा सकता है 10 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, और उसका एक्ट ऐसा है कि उससे मृत्यु कारित हो गई है या इस इंटेंशन के साथ उसने मृत्यु कारित की है कि मुझे मृत्यु कारित करनी ही थी, और इस तरीके की बॉडीली इंजरी की है जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो उसको 10 साल तक का कारावास जुर्माने सहित होगा। इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज, और यदि उसका कार्य ज्ञान के साथ किया गया है, दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, और इस तरीके की नॉलेज उसे थी कि उसके इस एक्ट के द्वारा मृत्यु कारित हो जाएगी, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, लेकिन बिना इंटेंशन के किया है और इस तरीके की बॉडीली इंजरी उसको कॉज की है जिससे मृत्यु कारित करना संभव है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।